welcome to everyone. In this case, Supreme Court set aside the conviction of life sentence in murder case due to chain of the circumstances is not completed in the circumstantial evidence. जैसा कि आपको टाइटल से भी क्लियर हो गया और मैंने आपको अगेन इस चीज़ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर केस में लाइफ सेंटेंस को सेट असाइड कर दिया। क्यों? ड्यू टू द चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस इज़ नॉट कंप्लीटेड इन सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो क्लियर हो रहा है कि चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस कंप्लीट नहीं था। कौन से केसेस में? सर्कमस्टांशियल एविडेंस में। तो इसके लिए आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सर्कमस्टांशियल जो एविडेंस होता है उसमें सारे चैन कंप्लीट होने चाहिए। लिंक जितने भी चैन लिंक जितने भी उस केस से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं उन्हें कंप्लीट होना होता है। इसके लिए आपको शरद भीड़दी चंद का केस आपको याद आया। लैंडमार्क केस है सर्कमस्टांशियल एविडेंस में शरद भीड़दी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 गोल्डन प्रिंसिपल इस्टेब्लिश्ड किया था ऑन द रिगार्डिंग ऑफ द सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली थी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में चैन ऑफ द सर्कमस्टांशियल कंप्लीट होना चाहिए और वो जो लिंक होना चाहिए, जो भी चैन की जो भी कंप्लीट एक लिंक कंप्लीट होना चाहिए, एक जो लाइन है जो लिंक है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस में। तो मैं शरद भीड़दी चंद का इसलिए मैंने एक रेफरेंस दिया क्योंकि इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने शरद भीड़दी चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 एंड शैलेंदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2020 इन दोनों जजमेंट के प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अगेन उस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश्ड किया और उन्हीं जजमेंट को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इस केस की ब्रीफ फैक्ट्स कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब भी मैं अगेन बोलूँगी, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट्स देखें तो आप उस केसेस में जब भी ऐसा हो रहा है कि बहुत ही लंबा कोई टाइम पीरियड है, डेथ सेंटेंस है और लाइफ इम्प्रिजमेंट है और मर्डर का केस है, इन सारे केसेस में अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को एक्यूटल दे दिया है और तो उस केस का ना आप एक बार जाकर पढ़िए कि क्या कारण है, कैसे उन्होंने एविडेंस को अप्रिशिएट किया, कैसे था एविडेंस को, कैसे प्रोसिक्यूशन ने इस्टेब्लिश किया था कि बाद में प्रोसिक्यूशन का इस्टेब्लिश जो एविडेंस था वो उनके ही कॉन्ट्राडिक्ट में चला गया और बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे एक्यूज को मिल जाता है। तो आप एक बार इस सारे केस की डिटेल को पढ़ा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ना सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन देने आएगा, आपको एक अप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस के बारे में पता चलेगा। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस प्रेजेंट केस में प्रोसिक्यूशंस ने 3 एविडेंस को इस्टेब्लिश किया था और जो 3 एविडेंस था वो लिंक ऑफ द चैन था क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में था। तो तीनों लिंक क्या था एविडेंस का, क्या वो लीड किया था प्रोसिक्यूशंस ने? एक मोटिव था, एक लास्ट सीन एंड थर्ड द रिकवरी ऑफ द वेपन्स। तो तीन यहाँ पे लिंक ऑफ द चैन थे। तो अब बात आती है कि प्रोसिक्यूशन ने जो 3 लिंक ऑफ द चैन लीड किया था, क्या वो पूरी तरीके से कंप्लीट था तीनों का तीनों चैन? तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियस सी बात है ट्रायल कोर्ट को भी देखा होगा कि उनकी क्या फाइंडिंग थी और हाई कोर्ट की क्या फाइंडिंग। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की फाइंडिंग को इसमें रिकॉर्ड में लिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि हाई कोर्ट भी जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ले रहे थे तो उन्होंने भी ये पाया कि लास्ट सीन और मोटिव ये दोनों तो इस्टेब्लिश्ड था, बट जो रिकवरी ऑफ द वेपन था इसे कहीं भी ये इस्टेब्लिश्ड नहीं हो रहा था कि वो इंडिकेट नहीं कर रहा था कि एपिलेंट ने ही ये मर्डर का केस किया है, एपिलेंट ने ही ये क्राइम को कमिट किया है। ऑल दो मोटिव को इस्टेब्लिश किया गया, लास्ट सीन को इस्टेब्लिश किया गया, बट रिकवरी ऑफ द वेपन था उससे ये इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था और जो भी कपड़े पे जो भी स्पॉट्स थे उसे क्लियर नहीं हो रहा था कि ये जो क्राइम है वो एक्यूज पर्सन ने ही किया है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पे कि रिकवरी ऑफ द वेपन था वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि हाई कोर्ट ने इसको इग्नोर कर दिया। केवल सर्कमस्टांशियल एविडेंस में दो ही लिंक कंप्लीट थे, एक मोटिव और एक लास्ट सीन। केवल इसको बेसिस बनाकर यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया था, हाई कोर्ट ने क्या किया था, एक्यूज पर्सन की कन्विक्शन को अफर्म कर दिया जो ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्शन दिया था। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि हाई कोर्ट ने ऑल दो पैरा नंबर, हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसके पैरा नंबर 18 में ये चीज़ दिया हुआ था कि
प्रोसिक्यूशंस ने मोटिव एंड लास्ट सीन को इस्टेब्लिश किया था, बट रिकवरी ऑफ द वेपन, इससे ये इंडिकेट नहीं हो रहा है कि एक्यूज पर्सन ने ही सेड कमीशन मतलब सेड ऑफेंस एक्यूज पर्सन ने ही किया है। तो कोर्ट ने यहाँ पे हाई कोर्ट की उस फाइंडिंग को रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे शरद भिड़दीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड शैलेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2020 इन दोनों जजमेंट को रेफर किया और ये हेल्ड किया in the case of the circumstantial evidence the chain has to be completed in all the respects। चैन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है उसमें चैन जो होता है वो कंप्लीटेड होना चाहिए इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशंस ऑफ द गिल्ड अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट ये गिल्ड को प्रूव करने के लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस में चैन ऑफ द एविडेंस जो है उसे कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस में अदर जो थ्योरी होता है क्राइम का उसे एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस का बेसिस ही ये होता है कि चैन ऑफ द सर्कमस्टांशियल कंप्लीट होना चाहिए, ईच एंड एवरी चैन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी चैन को इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात यूज किया, एक्सक्लूड द एनी अदर थ्योरी ऑफ द क्राइम। क्योंकि हाई कोर्ट ने केवल कौन कौन से चीज़ों को अप्रिशिएट किया, मोटिव को अप्रिशिएट किया और लास्ट सीन को अप्रिशिएट किया, बट जो थर्ड था रिकवरी ऑफ द वेपन उसको अप्रिशिएट नहीं किया। और इन दोनों को बेसिस बनाकर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन को अफर्म कर दिया और लाइफ सेंटेंस का जो था कन्विक्शन दे दिया मर्डर केस में एक्यूज पर्सन को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की फाइंडिंग को रिवर्स किया और ये बोला कि चैन ऑफ द सर्कमस्टांशियल एविडेंस में चैन कंप्लीट होना चाहिए एंड एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एक्सक्लूड द एनी अदर थ्योरी ऑफ द क्राइम। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चैन ऑफ द सर्कमस्टांशियल एविडेंस में कंप्लीट लिंक कंप्लीट होना चाहिए। इसमें और कुछ भी ब्रीफ फैक्ट्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, बस इसमें कोर्ट ने 3 चीज़ों को बताया सर्कमस्टांशियल एविडेंस में कौन कौन सा लीड एविडेंस किया था, मोटिव, लास्ट सीन एंड रिकवरी ऑफ द वेपन। तो इस चीज़ को, और मैं आपको एक बात बोलूँगी कि अगर आपको अच्छे से समझना है कि लास्ट सीन थ्योरी एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस में कैसे चैन ऑफ द सर्कमस्टांशियल को कोर्ट कंप्लीट लिंक करती है, तो मैंने इसके लिए प्रीवियस एक वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने पूरा एक केस का जजमेंट, ब्रीफ फैक्ट्स और हाई कोर्ट की फाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग पूरा मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप उससे समझ जाइएगा अच्छे से कि कैसे कंप्लीट चैन ऑफ द सर्कमस्टांसेस को कोर्ट अप्रिशिएट करती है और कैसे आपको उस फैक्ट से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इवन आपको इससे भी समझ में आ गया होगा कि इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे मोटिव, लास्ट सीन तो इस्टेब्लिश कर दिया है प्रोसिक्यूशंस ने, बट थर्ड जो है उसे इस्टेब्लिश नहीं किया है। बट अगर आपको और डिटेल में समझना होगा तो मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में एक अपनी प्रीवियस वीडियो को मेंशन कर दूँगी, आप वो याद से देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा सर्कमस्टांशियल एविडेंस से रिगार्डिंग कि कैसे चैन ऑफ द सर्कमस्टांशियल कंप्लीट होनी चाहिए। और शरद भिड़दीचंद का भी आप जजमेंट पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा, उसमें 5 गोल्डन प्रिंसिपल बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था, वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको अगेन ये बात बोलूँगी, जब भी आप सुप्रीम कोर्ट की कोई एक जजमेंट देख रहे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शंस को रिवर्स कर दिया हो और एक्यूटल दे दिया हो, तो आप उस केस का जाकर फाइंडिंग पढ़िए, उसके ब्रीफ फैक्ट्स पढ़िए। उससे क्या होगा ना कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपको आपके केस में बहुत बेसिस मिलेंगी वो सारी चीज़ें। और इवन अगर आप एज अ जूनियर भी हैं तो आपको अपने केस में आप अपने बॉस को भी रेफरेंस दे सकते हैं उन केसेस का, जब आपके पास ऐसे बेसिस होंगे और आप ऐसे जजमेंट का कंपाइलेशन रख रहे होंगे, और आपकी ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छा काम आएगा। इवन तो अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो जैसे कि आप लास्ट सीन थ्योरी पे कर रहे हैं, सेक्शन 7 पे कर रहे हैं या सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपके पास ये जितने जजमेंट्स होंगे उन जजमेंट को ही आप बेसिस बनाकर अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक न्यू लॉ का पॉइंट पता चला हो और आपके प्रिपरेशन जर्नी में या लॉ की लर्निंग में मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया। और इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू हो और कुछ भी अगर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूँगी कि मैं एक्सप्लेन करूँ या अनदर कोई वीडियो क्रिएट कर दूँ। और आप मेरे इस लेक्चर का जो भी PDF बोलिए या आपको इस लेक्चर का जो भी कंटेंट चाहिए वो मैं कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।